नमस्कार, जय हिंद। जीटीयू वालों का इस रिवीजन सीरीज में फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और आपने वीडियो क्लिक किया है, इसका मतलब ये है कि शायद आप पिछले वीडियो को भी देख चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो पहले देख लो, क्योंकि पिछले वीडियोस में कुछ मैंने आसान से टॉपिक्स डिस्कस किए थे। हालांकि ये वाला भी आसान ही है। आज हम सीखने जा रहे हैं चार-पिट्स मेथड टू सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जैसा कि मैंने लिखा है, ये है सबसे आसान मेथड। मुझे लगता है कि ये सबसे आसान है, राइट। अभी सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि कहाँ पे ये कब कब पूछा गया था। ठीक है, 2022 की अगर बात करते हैं तो ये लिखा हुआ है, चार-पिट मेथड को सॉल्व करो, 4 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है आपके लिए। ठीक है, अगर आप आगे जाते हो तो 2022 मतलब कि ये अलग पेपर। ठीक है, 2000 ये फरवरी 2022 यहाँ पे है 7वें महीने की 2022। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फरवरी में आपको चार-पिट मेथड फिर से पूछी गई है, 4 मार्क के अंदर है। मैंने यहाँ पे 2 ही पेपर आपके लिए रखे हुए हैं, हर एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, राइट। आप देख सकते हैं 4 मार्क में क्वेश्चन आता है। चलिए, तो ये चार-पिट मेथड है, आपको दे रखा होगा कि ये जो क्वेश्चन है उसको आपको चार-पिट मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन है वो आपको पहले लिखना होगा कि गिवन दैट आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है जो कि है q इज इक्वल्स टू 3p²। अच्छा, कभी कभी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस वाले फॉर्म में भी दिया हुआ हो सकता है कि डेल z बाई क्या होगा, डेल y। ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 और डेल z बाई डेल x²। आपको पता है कि ये जो z वाला जो फॉर्म है, z बाई y, z बाई x, एक को हम बोलते हैं q, इस वाले को हम बोलते हैं q और इस वाले को हम बोलते हैं p। ये आपको पता है। अगर ऐसे दे रखा है तो पहले इस वाले फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये करने के बाद आपके पास चार-पिट मेथड से उसको सॉल्व करना है। 4 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, देखते जाओ, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है कि आपको चाहिए होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन, जो कि ये है, मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा लंबा लंबा है, याद आपको रखना पड़ेगा। ओके, क्या है इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन में, जरा ध्यान से देख लो। तो एक है आपके पास, यहाँ पे ध्यान से देखो, dx डिवाइडेड बाई एफ पी। ठीक है, dx डिवाइडेड बाई एफ पी, dy डिवाइड बाई एफ क्यू, dz डिवाइड बाई पी एफ पी प्लस क्यू एफ क्यू, dp डिवाइड बाई नेगेटिव टाइम्स पूरा ब्रैकेट है। ठीक है, नेगेटिव और ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स प्लस पी एफ जेड इज इक्वल्स टू डी क्यू डिवाइड बाई फिर से नेगेटिव ब्रैकेट के अंदर एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड। ये पहले याद रख लो। ठीक है, अब कुछ तो याद रखना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो रट्टा हर जगह पे होता है। ठीक है, तो वो करना ही पड़ता है। अभी ये याद रख लेने के बाद आपका काम इजी हो जाएगा। सबसे पहले आपको चाहिए होगा फंक्शन। ठीक है, एफ कहाँ से लाओगे, तो आपको ये जो इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन 1 जो गिवन है, उसमें से आप ये कह सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं कह सकता हूं कि इक्वेशन 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, q माइनस 3p² इज इक्वल्स टू 0। हो गया। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में, जो 0 की लेफ्ट हैंड साइड पे जो आया है, वही है मेरा फंक्शन। तो दस योर फंक्शन इज q माइनस 3p²। q माइनस 3p² इज योर फंक्शन। ठीक है, अभी क्या करोगे, अभी आप जो है वो यहाँ पे एफ पी, एफ क्यू, बाद में एफ जेड, एफ एक्स और एफ वाई, ये सारी चीजें फाइंड आउट करोगे। अभी ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, आसान सी चीज है, जरा ध्यान से देखो। ठीक है, बहुत ही आसानी से करना है। एफ पी क्या मतलब होता है, एफ पी का मतलब होता है कि एफ को आपको पी के साथ डिफरेंशिएट कर देना है पार्शियली। ठीक है, एफ को पी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देना है। चलो, तो अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल बाई डेल पी, और f क्या है, f इज योर q माइनस 3p²। अब आपको डिफरेंशिएशन का, खास करके पार्शियल डिफरेंशिएशन का रूल मालूम होना चाहिए। पार्शियल डिफरेंशिएशन का रूल ये कहता है कि जब आप p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो पार्शियली, तब बाकी के सारे, p के अलावा बाकी के सारे हम कांस्टेंट एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे q जो है वो हो जाएगा आपका कांस्टेंट। ठीक है, और आप p को जो है वो कंसिडर करोगे। तो इसका डिफरेंशिएशन कुछ ऐसे आएगा कि एफ पी इज इक्वल्स टू, q जो है वो कांस्टेंट एज्यूम करेंगे तो वो 0 हो गया, और माइनस 3 p का डिफरेंशिएशन हो गया 2p। ठीक है, p² था तो 2p, और आंसर आ गया माइनस 6p। समझ रहे हो। ठीक है, दिस इज योर एफ पी। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, फाइंड आउट करोगे वैल्यू एफ क्यू की, तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा q के रिस्पेक्ट में
फंक्शन को। जब आप क्यू के रिस्पेक्ट में फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो तो आपको लिखना पड़ेगा डेल बाय डेल क्यू। फंक्शन जो है वो आपका है क्यू माइनस 3p²। ठीक है, तो ये अभी आप आसानी से समझ पाओगे कि क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो क्यू जो है वो कंसिडर करोगे, पी जो है वो आपका कांस्टेंट जाएगा, तो क्यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और क्यू की 3 और p² दोनों कांस्टेंट है क्यू के रिस्पेक्ट में, इसलिए उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो आंसर बन जाएगा आपका 1। सो fp जो fq जो है वो आपको मिल गया जो कि हो जाएगा 1। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको फाइंड आउट करना है क्या, आपको फाइंड आउट करना है fx। ठीक है, fx चाहिए होगा, यहाँ पे है, देख रहे हो, ठीक है, fx चाहिए होगा। तो fx के लिए आपको क्या चाहिए, और डिफरेंशिएशन करना होगा फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अगर आप डिफरेंशिएट करोगे फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x जो कि है q माइनस 3p² को विद रिस्पेक्ट टू x अगर डिफरेंशिएट करते हो तो आप मुझे बताओ क्या यहाँ पे कोई x वाली टर्म है, कोई भी x वाली टर्म नहीं है। तो जो भी x वाले होते हैं उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कंसिडर करेंगे, बाकी के सारे कांस्टेंट है। अब यहाँ पे तो x वाली टर्म ही नहीं है भाई, तो क्या करेंगे, सबको कांस्टेंट मान लो। ठीक है, बिल्कुल सबको कांस्टेंट मान लो। अगर पूरा का पूरा टर्म ही कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 मिल रहा है। सेम वे अगर तुम जाओगे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने तो y के रिस्पेक्ट में भी क्या होगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तुमको किसका, हमारे फंक्शन का, तो q माइनस 3p² का डिफरेंशिएशन, और ये हो गया 0 क्योंकि y के रिस्पेक्ट में भी y वाली टर्म नहीं है, तो आंसर आएगा 0। ठीक है, अब अगर समझ में आ गया तो तुम स्किप कर सकते हो। ठीक है, मैं लिख रहा हूं कि डेल fz इज इक्वल टू डेल f बाई डेल z। ठीक है, तो डेल बाई डेल z q माइनस 3p²। ठीक है, तो ये हो जाएगा फिर से 0, तो fz भी आपको मिल गया 0। ठीक है, तो यहाँ पे fz भी आपको 0 मिल रहा है। क्लियर हो गया ये, चलिए, तो आपको ये सारी टर्म 0 मिल गई, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे जो है वो 0 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, जो आपके काम का है उसको आप जो है वो लिख सकते हो, जितनी जितनी वैल्यू मिली उसको जो है आप रखिए, बाकी की वैल्यू को आप जो है वो रहने दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू आपको ये ऑक्सिलरी इक्वेशन जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं पहले से ही, तो इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट करनी है। ठीक है, तो सब्सटीट्यूट कर दीजिए इक्वेशन 2 में। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 आप लिख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे आ जाएगा dx डिवाइड बाई fp में क्या है, -6p है। ठीक है, -6p इज इक्वल्स टू dy डिवाइड बाई fq है, fq है 1, सो dy डिवाइड बाई आपको मिल जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे dz है, तो dz के डिवाइड में आपको क्या मिल जाएगा, dz के डिवाइड में p fp प्लस q fq है, तो p fp जो है वो है -6p प्लस q fq जो है वो है 1। ठीक है, और उसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पे dp है और dp डिवाइड बाई, क्योंकि fx और fz दोनों 0 है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 है, और dq के डिनोमिनेटर में भी आपको 0 मिल रहा है। ठीक है, ये आपको जो है वो यहाँ पे मिल रहा है। अभी ये मिल जाए तो उसके बाद करोगे क्या, सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखिएगा कि आपको यहाँ पे यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ q, फाइंड द वैल्यू ऑफ p या q, जो भी बोलो, पहले जो भी फाइंड आउट कर सकते हो, p और q। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करोगे, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है। ठीक है, चलिए, अगर कहीं पे डिनोमिनेटर में 0 बन जाता है तो ये इनफाइनाइट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट, यहाँ पे इनफाइनाइट लिख के नहीं आना है, राइट। यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर 0 बन रहा है तो आप इसको कह सकते हो कि dp डिवाइड बाई 0 को आप किसी भी एक टर्म के साथ कंपेयर कर सकते हो, dx डिवाइड बाई -6p। ठीक है, राइट, तो यहाँ पे अगर ये 0 जो है वो अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हो, राइट, इस तरह से जो है वो इसको समझ सकते हो, याद रख सकते हो, तो फटाफट से जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाकी इसका पूरा कंसेप्ट है, उसको कभी जब डिटेल वीडियो बनाएंगे तब समझाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी समय नहीं है, आपको रिवीजन करना है, तो राइट, तो इसको सामने ले जा सकते हो, पूरा 0 हो सकता है, राइट। और जब आप इंटीग्रेट करोगे दोनों और, राइट, तो इफ यू इंटीग्रेट
इंटीग्रेट बोथ साइड्स। सो दोनों ओर इंटीग्रेट करने पर आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा कि इंटीग्रेशन dp और यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 का, ठीक है। तो यहाँ पे 0 का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा, आपको मिल जाएगा क्या, आपको मिल जाएगा p, और 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 इज कांस्टेंट, तो p इज इक्वल्स टू कांस्टेंट यू आर गेटिंग, ठीक है। तो आपको जो है वो इस तरह से p इज इक्वल्स टू कांस्टेंट मिल गया। अभी क्या करोगे, जब आपको p इज इक्वल्स टू कांस्टेंट मिल जाए तो उसको आगे अभी नेक्स्ट स्टेप भी ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे स्टेप्स याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, इसलिए मार्क कर रहा हूँ। तो नाउ dz इज इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई करना होगा, और उसके लिए आपको q की वैल्यू चाहिए होगी, राइट, उसके लिए q की वैल्यू चाहिए होगी। अभी ये q की वैल्यू लाओगे कहाँ से, तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे एक और बार ध्यान से देख लो, q की वैल्यू आपको ये जो p की वैल्यू मिली थी ना, उसको मेन इक्वेशन में रख के मिल जाएगी। ओके, सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन आपका q जो है वो क्या था, आपका q जो है वो था 3p स्क्वायर, ठीक है। तो आप जो है वो q की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन 1 में p की जगह पे c रख के ले लोगे, तो यू आर गेटिंग 3c स्क्वायर। समझ में आ गया, ठीक है, आसान सा। तो ये आसान सी चीज आपको समझ में आ गई हो, तो अब क्या करोगे, ये q की वैल्यू और ये p की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में, जिसको हम कह रहे हैं, कौन सा नंबर आ रहा है, इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 व्हाट यू आर गेटिंग, केयरफुली यहाँ पे एकदम ध्यान से देखो, आपको मिल रहा है dz इज इक्वल्स टू p की जगह पे c है तो c dx, q की जगह पे 3c स्क्वायर dy। नाउ यू कैन इंटीग्रेट, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, dx है dy है, तो इंटीग्रेट कर लो बोथ साइड्स। सो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ठीक है। आई होप कि ये लास्ट वाली जो है वो आप देख पा रहे हो, हाँ बिल्कुल। चलिए, तो अभी आप इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट dz इज इक्वल्स टू c इंटीग्रेशन dx प्लस 3c स्क्वायर इज कांस्टेंट इंटीग्रेशन dy, देन यू विल गेट द फाइनल आंसर। और फाइनल आंसर जो है वो आपको बन जाएगा कुछ इस तरह से, z इज इक्वल्स टू c dx का इंटीग्रेशन x, 3c स्क्वायर dy का इंटीग्रेशन y, प्लस एक और कांस्टेंट c1 आपको लिख देना है, क्योंकि इंटीग्रेशन के वक्त कांस्टेंट तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो एक और कांस्टेंट c1 आपको लिख देना है, और ये जो मिला है आपको, दिस इज योर फाइनल आंसर। जी हाँ, यही करना है, बस 2 स्लाइड में काम खत्म, ठीक है। मेरी 2 स्लाइड हुई है, आपका 1.5 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए मुझे लग रहा है तब तक, ठीक है। तो किया क्या हमने, जरा ध्यान से देखो, फिर से एक बार मैं बता रहा हूं। पहले हमको जो इक्वेशन दिया था उसको बोल रखा है चारपिट मेथड से सॉल्व करना है। अगर चारपिट मेथड देते हैं तो आपको सीधे सीधे ये वाला इक्वेशन लिख लेना है, इक्वेशन 2 में दिया हुआ है वो याद रख के जाना है, उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो आ गया, उसके बाद fp, fq और fx, fz ये सब कुछ फाइंड आउट करना है। और अगर बेटर है कि आपको dp और dq के नीचे 0 मिल जाए तो फटाफट से काम हो जाएगा, नहीं भी होता है तो भी कोई इश्यू नहीं है, इंटीग्रेशन तो आता ही है, राइट। तो आप जो है वो dp डिवाइड बाई 0 को किसी के भी साथ कंपेयर कर लो, आपको p की वैल्यू मिल जानी चाहिए, ठीक है। आपको p की वैल्यू इंटीग्रेशन करके मिल जानी चाहिए, जो कि हमको यहाँ पे मिली है कांस्टेंट, ठीक है। उसको आपको यहाँ पे लगाना होगा dz इज इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में, राइट। लेकिन उसके लिए q की भी वैल्यू चाहिए, तो q की वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, मेन इक्वेशन से, जो भी क्वेश्चन दे रखा है वहां पे सब्स्टिट्यूट करने से मिल जाएगी। तो एक बार आपको q की वैल्यू मिल जाए, उसके बाद p और q की दोनों वैल्यू को यहाँ पे ऊपर इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देना है, और इक्वेशन 3 में जो भी वैल्यू आपको मिलती है, जैसे कि ये वाली सारी वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है, ये नीचे वाली सारी वैल्यू मिल गई, उस नीचे वाली सारी वैल्यूज को आपको इंटीग्रेट कर लेना है, और इंटीग्रेट करोगे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। था ये आसान, जैसा कि मैंने बताया था सबसे आसान मेथड है, 4 मार्क्स शॉर्ट आप कवर कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसके आधार पे जो भी पिछले क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सॉल्व करो, अगर नहीं समझ में आता है कमेंट सेक्शन में डालो, मैं आपके डाउट्स को वहां पे सॉल्व करूंगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।